हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय नेक्स्ट लेक्चर। आज के टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। ठीक है ना। हमने शायद लास्ट के लेक्चर में पढ़ा था कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या होती है ऑसिलेशंस में। तो उसमें हमें एक फॉर्मूला मिला था T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट यम अपॉन के। शायद आप उसे भूले नहीं होगे। ठीक है ना। ये मैं यहाँ पे लिख लूँ, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, क्योंकि आज के लेक्चर में भी मुझे इस फॉर्मूले का यूज करना है, इसलिए मैं उसे रिवाइज कर लूँ। ठीक है ना। हम उसे मास फैक्टर इनर्शिया फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर के रूप में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। शायद ये आपने भी बाजू में शायद में कहीं पे भी रिवाइज करके देख लिया होगा आज के लेक्चर में भी। ओके। हमें मिला टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ये जो हमने लास्ट लेक्चर में प्रूफ भी किया था और अच्छे से रट लिया था, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी कर ली थी। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या करना है। अभी आज के लेक्चर का हमारा आज से शायद कुछ अलग ऑसिलेशंस होगा। ठीक है ना। हमें पेंडुलम भी पढ़ना है आज से, और आज से नहीं पढ़ना है, कल से लेक्चर में शायद पेंडुलम पढ़ लेंगे हम, या फिर डाउट्स वगैरह ले लेंगे। बट यहाँ से चैप्टर का एक दूसरा मोड हमारा स्टार्ट हो गया। ठीक है ना। हम अभी ऑसिलेशंस प्रैक्टिकली देखेंगे, अभी तो हमने थ्योरेटिकल देखा ऑसिलेशंस। ठीक है ना। सबसे पहले और आज का टॉपिक जो है हमारा नया, उसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। ठीक। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, ये टॉपिक हम आज से पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। आज से मीन्स आज के आज ही खत्म ही हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। ठीक। कैसे होगी न्यूमेरिकल्स इसमें, तो देखिएगा, एक ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम है। यहाँ पे एक स्प्रिंग है, उसे एक ब्लॉक लगा दिया, ब्लॉक का मास है यम, और ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट है K1, या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट है K1। दूसरी एक स्प्रिंग ली और कुछ इस तरह से हमने कॉम्बिनेशंस कर दिए। ठीक है ना। तो बताइएगा पहली बार कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा अगर ये ऐसी सिस्टम है। तो इस फॉर्मूले से टाइम पीरियड बनेगा T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन स्प्रिंग का कांस्टेंट यहाँ पे K1 है। बट किसी ने क्या किया, इस स्प्रिंग के साथ और एक स्प्रिंग कुछ इस तरह से ज्वाइन कर दी। ये पहली स्प्रिंग, ठीक है ना, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, और इसके साथ फिर एक स्प्रिंग कुछ इस तरह से ज्वाइन कर दी। ठीक है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसने वही मास यम अटैच कर दिए और फिर उसे दबा के छोड़ दिया, तो ये ऑसिलेशंस करेगा। तो अभी अगर इस स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट K2 है, तो फिर टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। ठीक है ना। इसका टाइम पीरियड हम कैसे निकालें, इसे पढ़ना है हमें। इसे कहेंगे हम कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। इसका आंसर आना यानी कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग हमने पढ़ लेना है। ठीक है ना। और किसी तरह से कोई इस तरह से भी उसे ज्वाइन कर ले सकता है। ये हो गया हमारा ब्लॉक, और जो पहली स्प्रिंग थी हमारी ब्लैक कलर की, ये वैसे ही उसका फोर्स कांस्टेंट K1, और जो दूसरी स्प्रिंग उसने लगाई तो कुछ इस तरह से लगाई उसने ऐसी। ठीक है ना। जिसका फोर्स कांस्टेंट है K2, मास वही है। ठीक है ना। तो फिर इस केस में टाइम पीरियड क्या होगा, इसे हमें पढ़ना है। इसे कहते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। ठीक है ना। यानी यहाँ पे दो स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन बनाया, यहाँ पे भी दो स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन बनाया। आप 2, 3, 4 कितने भी स्प्रिंग लगा दे तो क्या होगा। ठीक है ना। टाइम पीरियड पे कैसा इफेक्ट होगा, फोर्स पे कैसा इफेक्ट होगा, एक्सटेंशन में कैसा इफेक्ट होगा, इसे हमें समझना है। ठीक है ना। बिल्कुल आसान है, कोई डरने वाली चीज नहीं है। ठीक है ना। देखो यहाँ पे इस दो कॉम्बिनेशंस की तरफ आप अगर फोकस करें तो इसमें एक के बाद एक स्प्रिंग लगाते जाते हैं। ठीक है ना। एक के बाद एक, एक के बाद एक। एक आया, उसके बाद दूसरा आया, फिर तीसरा आया, चौथा आया, तो हम इसे कहते हैं सीरीज। क्या कहते हैं, सीरीज। ठीक है ना। वन आफ्टर वन आया तो हम कहते हैं उसे सीरीज। और अगर एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक आया, ठीक है ना, ये पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, तो हम इसे कहते हैं पैरेलल। ठीक है ना। आसान बात क्या होता है समझने में, तो देखिए एक स्प्रिंग, ये स्प्रिंग का एंड A है, ये स्प्रिंग का एंड B है, और यहाँ पे एक एंड है C। देखो पहले स्प्रिंग का एंड A पे है और पहले स्प्रिंग का दूसरा एंड B पे है। सेकंड स्प्रिंग का
एक एंड बी पे है और दूसरा एंड सी पे है, क्या दोनों के एंड सेम पोजीशन पे है? नहीं, नहीं ना। इसके एंड का नाम क्या है? ए बी, इसके एंड का नाम क्या है? बी सी, क्या सेम नेम है? नहीं। बट अगर यहाँ पे सोचे आप तो यहाँ का नाम ए, ये पूरी लाइन का नाम ए रख दूं और ये पूरी लाइन का नाम मैं बी रख दूं। सो पहले स्प्रिंग का एक एंड ए पे है और दूसरा एंड बी पे है, और दूसरे स्प्रिंग का भी एक एंड ए पे है, दूसरा एंड बी पे है, यानी दोनों एंड सेम जगह पे है ना। सो इसे हम कहते हैं पैरेलल, ठीक है ना। अगर एंड सेम जगह पे है तो कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर एंड अलग अलग जगह पे है तो हम उसे कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। इस पे बहुत सारी चर्चा करनी है हमें सीरीज पैरेलल पे। हम कैपेसिटर पढ़ेंगे, रजिस्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना। सो इसलिए हमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन वैसे अपने आप समझ में आते जाएगा, ठीक है ना। सो कोई बड़ी बात नहीं होगी, पर प्रैक्टिस आपको करनी होगी। डिफरेंट डायग्राम के असाइनमेंट आपको दिए जाएंगे, सो उसमें आपको गेस करना है कौन सी सीरीज है, कौन से पैरेलल है। सो दैट वाज द प्रैक्टिस का मामला, ठीक है ना। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको देखते ही समझ में आएगा कि क्या ये सीरीज है या पैरेलल है, ठीक है। ओके, चलो इतना तो अभी तय हो गया कि कॉम्बिनेशंस दो तरीके के हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। सो हम सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन सेपरेटली पढ़ने वाले हैं। सो पहला कॉम्बिनेशन है स्प्रिंग का सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक। ओके, नाउ द सीरीज कॉम्बिनेशन, फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन। सो क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग? तो इसमें क्या होता है कि स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड one after another। सो एक के बाद एक स्प्रिंग ऐसे कनेक्ट किए जाते हैं, ठीक है ना। सो उससे क्या होता कि हमें एक सीरीज कॉम्बिनेशन मिलता है। मुझे एक स्प्रिंग खत्म होने के बाद वहां से दूसरी स्प्रिंग शुरू होती, दूसरी स्प्रिंग खत्म होने के बाद वहां पे तीसरी स्प्रिंग, ऐसे एक के बाद एक ऐसी स्प्रिंग आती है, यानी स्प्रिंग की एक चेन बन जाती है उसमें, ठीक है ना। सो हम उसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक। आगे सीरीज कॉम्बिनेशंस अभी हमें जो पढ़ना है तो उसके लिए हम जाएंगे अभी। सो लेट, ये भी एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकता है आपके, इसलिए मैं डिटेल में लूँ। लेट टू स्प्रिंग, हम दो स्प्रिंग को कंसीडर करेंगे। टू स्प्रिंग्स। एक बात बहुत ज़्यादा जरूरी है इसमें, वो है कि ये जो स्प्रिंग होती है ना, ये मासलेस होना चाहिए। सो टू मासलेस स्प्रिंग्स of spring constants K1 and K2 are connected in series with a mass m as shown, ठीक है ना। हम इसी फिगर में भी दिखाने वाले, ठीक। सो एक ऐसा हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस है, और इस फ्रिक्शनलेस सरफेस पे हमने यहां पे एक मास रखा है, ठीक है ना, दिस इज यम। और फिर यहां से लेके यहां तक एक स्प्रिंग हमने कनेक्ट की जिसका फोर्स कांस्टेंट है K1, और उसके बाद यहां से लेके स्प्रिंग तक सीरीज में दूसरी स्प्रिंग कनेक्ट की, इसका फोर्स कांस्टेंट है K2। ओके, सो K1 और K2 की वैल्यूज डिफरेंट ली है, तो और एक दूसरे के बाद हमने स्प्रिंग को कनेक्ट किया, तो ये हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन। हम इससे 1 2 3 4 कितने भी ले सकते हैं, हमने फिलहाल तो 2 ही लिए। ओके, अभी स्प्रिंग के 2 टाइप होते हैं, ठीक है ना। सो एक स्टिफ स्प्रिंग होती है और एक सॉफ्ट स्प्रिंग होती है। स्टिफ यानी हम ज्यादा फोर्स अप्लाई करने के बाद भी वो ज्यादा एक्सटेंशन नहीं करती, और सॉफ्ट हम थोड़ा सा फोर्स लगा दे तो वो ज्यादा एक्सटेंशन करती है। सो स्टिफनेस होती है, तो उसे हम स्टिफनेस बोलते हैं कि यार बहुत फोर्स लगाने के बाद भी वो स्प्रिंग ज्यादा एक्सटेंशन नहीं करती है, तो फिर उसमें स्टिफनेस ज्यादा है। तो इसे हम इस स्टिफनेस को हम स्टिफनेस कांस्टेंट से मेजर करते हैं,
और दैट स्टिफनेस कांस्टेंट इज नथिंग, दैट स्टिफनेस कांस्टेंट मींस ये स्प्रिंग कांस्टेंट। और दिस स्प्रिंग कांस्टेंट किस पे डिपेंड होता है, तो जिस चीज से जो मटेरियल यूज किया स्प्रिंग बनाने के लिए उस पे वो डिपेंड होता है, ठीक है ना। स्टिफनेस 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 क्या होता है समझ में आना चाहिए। देखो फिर से एक बार, स्टिफनेस क्या होता है कि समझो मेरे हाथ में एक स्प्रिंग है, अगर मैं बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने के बाद भी वो स्प्रिंग ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होती, ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं करती, तो उसकी स्टिफनेस ज़्यादा है। और कोई खिलौने में की छोटी सी स्प्रिंग है, अगर मैं उस पर छोटा सा भी फोर्स लगा दे तो वो ज़्यादा एक्सटेंशन करती है, सो उसकी स्टिफनेस कम है। तो जिसकी ज़्यादा स्टिफनेस होती है दैट स्प्रिंग हम उसे कहते हैं स्टिफ स्प्रिंग, और जिसकी स्टिफनेस कम होती है हम उसे कहते हैं सॉफ्ट स्प्रिंग, ठीक है ना। सो ये जो स्टिफनेस को मेजर करना है तो हमें स्टिफनेस कांस्टेंट चाहिए पता, ठीक है ना। ये स्टिफनेस कांस्टेंट यानी हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और K2 जो हम लेते हैं ना, वही स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है इट्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल हमने स्प्रिंग बनाने के लिए यूज किया सो उस पर डिपेंड करता है, ठीक। ओके, फिर से हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। अभी समझो कि मैंने क्या किया, ये जो मास है इस मास को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। सो यहां से लेके यहां तक उसे एक्सटेंड कर दिया L इतना, इसे मैंने बाहर खींच लिया। तो क्या होगा, ये रेड कलर की भी स्प्रिंग भी एक्सटेंशन करेगी और ब्लैक कलर की स्प्रिंग भी एक्सटेंशन करेगी, पर दोनों के एक्सटेंशन सेम नहीं होंगे। जिसका स्टिफनेस कम है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम है वो ज़्यादा स्ट्रेच करेगी, और जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा है वो कम एक्सटेंशन करेगी। यानी यहाँ पे हम अगर इस पे ऐसा फोर्स लगाए बाहर की तरफ, ठीक है ना, तो ये दोनों स्ट्रेच हो जाएगी, पर दोनों की स्ट्रेचिंग यानी दोनों का एक्सटेंशन सेम नहीं रहेगा। सो हम क्या करेंगे, से कि जो पहली वाली स्प्रिंग है उसने L1 इतना एक्सटेंशन दिखाया और दूसरी वाली जो है उसने L2 इतना एक्सटेंशन दिखाया, ठीक है। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ तक अगर आपने लिखा हो तो आगे लिख लो कि लेट L1 इज द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन स्प्रिंग 1 एंड L2 इज द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन स्प्रिंग 2। ओके, तो अगर ये मास L इतना सामने आता है तो फिर L की वैल्यू L1 प्लस L2 हो जाएगी। सो हम इसे भी अच्छे से यहाँ पे लिख सकते हैं। आपने लिख लिया है कि L1 क्या है और L2 क्या है, ठीक है ना। सो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि L1 इज इक्वल टू L1 प्लस L2, ठीक है ना। सो दोनों के एक्सटेंशन मिला के टोटल एक्सटेंशन हो जाएगा। अभी समझो मैंने अगर यहाँ पे फोर्स लगाया F, ओके, तो इस स्प्रिंग पे भी फोर्स F ही लगेगा और इस स्प्रिंग पे भी फोर्स F ही लगेगा। कैसे, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया है कि ये जो दो स्प्रिंग है ये मासलेस है। सो मासलेस रोप आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ये पढ़ा था, ठीक है ना। मासलेस रोप है या फिर चेन है, अगर हम उसे खींचते हैं तो एट द एंड जो फोर्स हम लगाएंगे तो एवरी पॉइंट पे वही फोर्स लगेगा, है ना। सो यहाँ पे भी मासलेस स्प्रिंग है, तो अगर मैं यहाँ पे फोर्स F लगा दूं तो इसके एवरी पॉइंट पे भी फोर्स F लगेगा, ठीक है ना। तो हमें पता है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है स्प्रिंग के लिए K1 इंटू L1 होता है ना एक्सटेंशन में, ठीक है ना। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन, ठीक है ना। जितना ज्यादा आप उसे स्ट्रेच करोगे उतना ज्यादा स्प्रिंग पीछे खींचेगी, ठीक है ना। सो नेगेटिव साइन भी होती है वहां पे। दूसरे स्प्रिंग पे का फोर्स होगा माइनस K L2 पर दोनों F सेम हो गए, इज इट ओके। अब यहां से मैं L1 की वैल्यू ले लूं, L1 बनेगा F अपॉन K1। मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड का सोच विचार किया, सिर्फ बाकी किसी का विचार नहीं किया मैंने, ठीक है ना। सो सिर्फ मैंने कहा सोचना है, तो मैंने सोचना है कि सिर्फ ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन के बारे में नहीं सोचना है। तो मैं L1 इज इक्वल टू F अपॉन K1 ले सकता हूँ। अगर नहीं भी लिया तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। सो यहाँ पे L2 की वैल्यू हो जाएगी F अपॉन K2, ओके। सो हमारा ये जो इक्वेशन है, सो दैट बिकम्स L इज इक्वल टू F अपॉन K1 प्लस F अपॉन K2, ओके। अभी आप कुछ इस तरह से सोचना है कि समझो ये कॉम्बिनेशन मिला के, ठीक है ना, ये दो स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन मिला के हमने एक ही स्प्रिंग कंसीडर की, और जिस स्प्रिंग का ये जो इनको कॉम्बिनेशंस बना के जो नई स्प्रिंग बनी उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है समझो Ks, सीरीज में है इसलिए मैं उसे Ks लिख लिया। सो ये दोनों को मिला के जो स्प्रिंग बनेगी उसका जो फोर्स कांस्टेंट है समझो Ks है, और उसका जो एक्सटेंशन है तो दोनों का एक्सटेंशन मिला के L एक्सटेंशन हो जाएगा। सो यहाँ पे भी L की वैल्यू हम लिख सकते हैं कि F
अपॉन उनका फोर्स कांस्टेंट के एस इज इक्वल टू यहाँ का फोर्स एफ अपॉन के वन प्लस एफ अपॉन के टू। सो एफ 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 गेट कैंसल, ठीक है ना, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन वाले स्प्रिंग पे भी हमें एफ ही फोर्स मिलने वाला है। सो देयरफॉर हमें मिला 1 अपॉन के एस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन के वन प्लस 1 अपॉन के टू। ओके, सो यहां से हमें एक बात समझ में आई। क्या बात समझ में आई आपको यहां से, कि अगर हम सीरीज में स्प्रिंग के कांस्टेंट अटैच स्प्रिंग को अटैच करते हैं सीरीज में, तो हमें जो कॉम्बिनेशन से जो नई स्प्रिंग मिलेगी उस स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें रेसिप्रोकल के एडिशंस करके उसकी वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। यहाँ पे हमें रेसिप्रोकल के एडिशंस करके के एस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो होता है t इज इक्वल टू वो होता है 2 पाई, हमने लिख के रखा है वहां पे अंडर रूट यम अपॉन के, यम अपॉन के, पर कॉम्बिनेशन है सीरीज में तो यहाँ पे हम के की वैल्यू के एस लेंगे। सो यहाँ पे टाइम पीरियड जो बनेगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन 1 अपॉन के वन प्लस 1 अपॉन के टू। कुछ इस तरह से हमें टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। इज इट क्लियर? अगर समझो आपने यहाँ पे n नंबर ऑफ स्प्रिंग सीरीज में लगाई हो, तो फिर 1 अपॉन के एस लिख लू मैं एक बार। इफ n नंबर ऑफ springs are connected in series of force constant k1 up to kn, k1 k2 k3 k4 ऐसे kn, तो फिर हमें रिजल्टेंट k जो मिलेगा वो होगा के एस इज इक्वल टू 1 अपॉन के वन प्लस 1 अपॉन के टू प्लस एन अप टू 1 अपॉन के एन। कुछ इस तरह से हमें कॉम्बिनेशन मिलेगा। इज इट? सो टोटल फोर्स कांस्टेंट जो होगा वो होगा 1 अपॉन के एस इज इक्वल टू 1 अपॉन के वन प्लस 1 अपॉन के टू एंड अप टू 1 अपॉन के एन। इज इट ओके? नाउ ऐसा भी सोच सकते हैं कि इफ एन identical springs are connected in series, springs are connected in series, ठीक है ना। सो उससे क्या होगा, सो 1 अपॉन के एस इज इक्वल टू, सो 1 अपॉन के पहली स्प्रिंग, दूसरी स्प्रिंग भी 1 अपॉन के, ऐसे n टाइम्स 1 अपॉन के। सो हम इसे लिख सकेंगे, सो 1 अपॉन के एस इज इक्वल टू n अपॉन के, ठीक है ना। ये 1 2 3 4 ऐसे n टाइम्स है, सो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स, तो n हो जाएगा उसकी सम डिवाइड बाय k। सो देयरफॉर के एस इज इक्वल टू हमें मिलेगा k अपॉन n। ओके, सो ये भी फॉर्मूले हमारे लिस्ट में आ रहे हैं अभी। ओके, सो देखिए अभी यहाँ पे समझो मेरे पास स्टीफनेस कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट तीन वैल्यू रहने वाले 10 स्प्रिंग है। कितनी वैल्यूज है? स्प्रिंग कांस्टेंट कितने उसका 3, और ऐसे कितनी स्प्रिंग है मेरे पास 10। तो फिर अगर मैं उन्हें सीरीज में लगा दूं तो क्या उनका स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ेगा या घटेगा? सो हमने 3 फोर्स कांस्टेंट रहने वाली 10 ली, सो 3 डिवाइडेड बाय 10, सो 3 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा 0.3, यानी कि हमारा जो फोर्स कांस्टेंट है वो घटता है, ठीक है ना। सो सीरीज कॉम्बिनेशन में फोर्स कांस्टेंट घटता है, ठीक। और यहां पे आपने अगर देखा तो T जो है वो K को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इससे क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग से बने वाले मास का स्प्रिंग से बंधे हुए मास का जो टाइम पीरियड रहेगा वो बढ़ेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन से टाइम पीरियड बढ़ता है। टाइम पीरियड बढ़ना यानी ज्यादा टाइम लगना, और ज्यादा टाइम लगना इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट स्लो ऑसिलेशंस या स्लो एसएचएम करता है,
ठीक है ना। अगर हम कोई कोई काम होगा तो होगा हमारे पास, और अगर हम उसे जल्दी से कर दे तो हम उसे फास्ट करेंगे, ऐसा कहते हैं। अगर हमने वो फास्ट किया तो हमें कम वक्त लगता है, अगर वही काम हम स्लो करते हैं तो हमें ज़्यादा वक्त लगता है। सो यहाँ पे ज़्यादा टाइम पीरियड है, यानी कि ऑसिलेशन स्लो हो जाती है सीरीज कॉम्बिनेशन से। इज इट क्लियर? बात समझ में है आपके के और टी की? यस और नो? सो अगर आपको टाइम पीरियड पूछा गया कि क्या टाइम पीरियड रहेगा, तो कुछ इस तरह से कैलकुलेशंस आप करेंगे कि चलो 10 स्प्रिंग है, तीन तीन फोर्स कांस्टेंट की, तो फिर आपका टाइम पीरियड क्या होगा। सो इस तरह से हम टाइम पीरियड भी इससे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सो ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। सो अच्छे से सीरीज कॉम्बिनेशन पे जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे सॉल्व करने के लिए डिफरेंट बुक्स में आप अगर जाएंगे, तो ज़्यादा प्रैक्टिस होने से फिर से आपको एकदम क्लियर ये समझ में आ सकता है। इसमें बड़ी कोई ज़्यादा न्यूमेरिकल्स तो होते नहीं ज़्यादा, पर एक फॉर्मेट आपके अगर समझ में आया तो आपको आगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो भी रहता है, ठीक है ना, ऑफ रेजिस्टेंस और कैपेसिटर्स, तो उसमें बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी, ठीक है ना। सो इतना नोट करिए, नोट कर लेना इसे, ठीक है ना। फिर हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, ओके। नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेकंड पैरेलल combination. In लिख लेना आप, in parallel combinations the two ends of the spring are attached at the same points, ठीक है ना। In parallel combination ends of the springs are connected at the same point. So parallel combination में जो spring के ends होते हैं वो सेम जगह पे सेम पॉइंट पे हमने कनेक्ट कर लेने होते हैं, ठीक है ना। कुछ इस तरह से होगा। आगे भी लिख लेना, consider two spring of force constant K1 and K2 are connected in parallel to a mass m as shown in figure, लिख लिया। ओके, सो ये डायग्राम बाद में निकालना है, समझ लो अभी। सो ये जो दो स्प्रिंग हमने ली, हम 3 4 5 कितने भी ले सकते हैं, हमने फिलहाल दो ली। सो एक स्प्रिंग जिसका फोर्स कांस्टेंट K1 है और दूसरा स्प्रिंग जिसका फोर्स कांस्टेंट K2 है। तो इनका कॉम्बिनेशन देखो, इन दोनों के एंड सेम पॉइंट पे लगे हुए हैं, ठीक है ना। सो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है ना। सो अगर मैं इस मास को m को ऐसे बाहर खींचू और छोड़ दूं तो ये ऐसा ऑसिलेशंस करेगा, और उस ऑसिलेशंस का भी अलग टाइम पीरियड रहेगा, ठीक है ना। सिर्फ t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन K2 या 2 पाई m अपॉन K1 ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है ना। सो इसका कॉम्बिनेशन से कुछ अलग टाइम पीरियड आएगा, तो उसे हमें अभी कैलकुलेट करना है। उसे कैलकुलेट करने के लिए मास तो हमारा m रहेगा, पर K1 और K2 की क्या हम एडिशन करें या फिर रेसिप्रोकल की एडिशन करें या मल्टीप्लिकेशन करें, कुछ क्या करना पड़ेगा। अगर ये K1 K2 से क्या नई स्प्रिंग बनेगी, सो इसके हमने सोचना है। सो नई स्प्रिंग का क्या रहेगा फोर्स कांस्टेंट, ये हमें निकालना है, फिर हम टाइम पीरियड इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल आसान है। तो सोचो कि अगर मैंने m को इस तरफ एक्सटेंशन किया, ठीक है ना। सो अगर मैं m को इस तरफ एक्सटेंड कर दूं l, तो अगर K1 पीछे रह गया, K1 ने अगर कुछ अलग एक्सटेंशन किया, तो ये ब्लॉक ऐसा कुछ तिरछा दिखेगा हमें, ठीक है ना। क्योंकि K1 पीछे रह गया, समझो K2 ज्यादा आगे गया, तो ये ब्लॉक हमें तिरछा दिखेगा, या फिर उल्टा भी हो सकता है ऐसा, है ना। फिर ये ऑसिलेशन ठीक से नहीं होगा। सो ऑसिलेशन ठीक से होने के लिए अगर हमने इसे L से खींचना है, तो दोनों स्प्रिंग भी L ही कॉम्बिनेशन से L ही एक्सटेंशन करेगी, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक्सटेंशन सेम होगा, ठीक है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक्सटेंशन कैसे होगा, सेम होगा, समझ में है आपके। सो इसलिए यहाँ पे एक्सटेंशन दोनों में सेम है, बट दोनों के फोर्स कांस्टेंट डिफरेंट है, तो क्या दोनों पे फोर्स सेम लगेगा। देखो F1 का फॉर्मूला बनेगा K2L और
F2 का फॉर्मूला बनेगा K1L, सॉरी K1L, और F2 का फॉर्मूला बनेगा K2L। ठीक है ना। अगर L सेम है और K1 और K2 डिफरेंट है तो क्या फोर्स सेम रहेगी? नहीं। सो इसमें इस केस में फोर्स डिफरेंट लगेंगे पर एक्सटेंशन सेम होगी। सो समझो अगर मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया F, ठीक है ना, तो नेट फोर्स F इज इक्वल टू बनेगा F1 प्लस F2। नीचे लिख लो इसे। नेट फोर्स F इज इक्वल टू लगेगा F1 प्लस F2। ओके, सो F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। तो F1 का फॉर्मूला K1L, F2 का फॉर्मूला K2L, और इमेजिन करना है कि ये दोनों स्प्रिंग को मिला के, ठीक है ना, इन दोनों स्प्रिंग को मिला के हमने एक ही स्प्रिंग कंसीडर कर लेना है। ठीक है ना, एक ही स्प्रिंग कंसीडर कर ली हमने, तो इसका जो फोर्स कांस्टेंट है हम Kp लेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन तो Kp लेंगे। ठीक है ना, उसका भी तो एक्सटेंशन L ही आएगा। ठीक है ना। सो हम कॉम्बिनेशंस के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं Kp इंटू L। बात समझ में है आपकी? सो आसानी से यहाँ पे L L L गेट कैंसल, और कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग अगर आपने किया तो आपको फोर्स कांस्टेंट की सीधा सीधा एडिशन करना है। ठीक है ना। इफ देयर आर n number of spring constant K1 K2 डॉट 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 Kn, ठीक है ना, तो Kp का फॉर्मूला बनेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करना है, सीधा सीधा एडिशन करना है, K1 प्लस K2 प्लस K3 एंड अप टू Kn। ठीक है ना। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग कांस्टेंट की होती है एडिशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग कांस्टेंट की होती है रेसिप्रोकल के एडिशंस करके रेसिप्रोकल लेना। 1 अपॉन Ks इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 अप टू 1 अपॉन Kn। ठीक, बात समझ में आई? सो अगर हम इसका टाइम पीरियड निकाले, देयरफॉर टाइम पीरियड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ मास m, तो बनेगा 2 पाई, मास तो m ही है हमारा, और डिवाइड बाय हमें लेना है अभी Kp, है ना। सो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू बनेगा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन Kp क्या होगा, K1 प्लस K2। ठीक है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशंस में टाइम पीरियड कुछ इस तरह से आएगा। इज इट? इफ देयर आर एन identical spring of spring constant K, ओके। सो Kp क्या बनेगा, K प्लस K अप टू n टाइम्स प्लस K, है ना। सो टोटल Kp बनेगा n टाइम्स K। तो यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। ठीक है ना, n टाइम्स हो गया ना। समझो हमने 3 स्प्रिंग लिए, नहीं 10 स्प्रिंग लिए, और उनका फोर्स कांस्टेंट 3 है, और उन्हें पैरेलल में लगाया। सो हर एक की एडिशन होगी 3 प्लस 3 प्लस 3 ऐसे 10 टाइम्स। सो n इंटू K होगा, सो 10 इंटू 3, सो 30 होगा। पहले एक स्प्रिंग का 3 था, अब 30 हो गया। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि फोर्स कांस्टेंट बढ़ता है पैरेलल कॉम्बिनेशन से और घटता है स्प्रिंग कॉम्बिनेशन से। समझ में? पैरेलल कॉम्बिनेशन से फोर्स कांस्टेंट बढ़ता है और सीरीज कॉम्बिनेशन से फोर्स कांस्टेंट घटता है। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला फिर से एक बार लिख लूं, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन K, यानी टाइम पीरियड K को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टाइम पीरियड K को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो सीरीज कॉम्बिनेशन में K घटता है तो टाइम पीरियड बढ़ता है, टाइम पीरियड बढ़ता है तो टाइम ज्यादा लगता है, टाइम ज्यादा लगता है तो स्लो या फास्ट, टाइम ज्यादा लगता है तो स्लो, टाइम कम लगता है तो फास्ट, है ना। सो कब स्लो होगा, कब फास्ट होगा, कौन से कॉम्बिनेशन में ज्यादा ऑसिलेशंस होंगे, कौन से कॉम्बिनेशन में कम ऑसिलेशंस होंगे, ठीक है ना। ये सब एक दिमाग लगा के छुड़ाने वाली आपकी अभी
प्रैक्टिस करना है हमें वर्कशीट से, ठीक है ना। सो ये आपको कॉम्बिनेशन समझ में है अच्छे से, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। अगर कॉम्बिनेशन पैरेलल है तो K1 प्लस K2 प्लस K3 अप टू Kn। अगर कॉम्बिनेशन सीरीज है तो 1 अपॉन Ks इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K3 अप टू Kn, ठीक है ना। कंडीशंस क्या ली थी हमने, जी के बच्चे एडवांस वाले जो प्रिपेयर करेंगे उनके लिए अलग से सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। कंडीशंस है कि जो भी स्प्रिंग आपने ली वो स्प्रिंग मास लेस है। अगर स्प्रिंग को मास रहेगा तो ये कैलकुलेशंस में कुछ अलग आंसर्स आएंगे, क्योंकि जब हम यहाँ पे फोर्स लगाते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में तो हर पॉइंट पे हम फोर्स सेम लिया था, ठीक है ना। सीरीज में अगर स्प्रिंग को भी मास है तो जैसे स्ट्रिंग को अगर मास हो, स्ट्रिंग दूरी को मास हो तो उसके हर पॉइंट पे अलग अलग फोर्स होता है, तो वहां से फिर से कैलकुलेशंस करके हमें इधर आना पड़ेगा। सो नीट के लिए इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अगर एक आधा क्वेश्चन टॉप आता है तो सोच लेना है, छुड़ाना है उसे, डरना नहीं है, ठीक से करना है, आराम से करना है, ठीक है ना। शायद टाइम लगे पर छूट जाएगा, ठीक है ना। पर फिलहाल अगर आपने स्प्रिंग सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाई तो फोर्स कांस्टेंट क्या होगा, 1 अपॉन Ks इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K3 अप टू 1 अपॉन Kn। और अगर आपने स्प्रिंग को पैरेलल में लगाया तो क्या होगा, तो Kp इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 अप टू Kn, ठीक है ना। सो सीधा उनका एडिशन कर देना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन से K बढ़ता है, सीरीज कॉम्बिनेशन से K घटता है, सीरीज कॉम्बिनेशन से T बढ़ता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन से T घटता है, ठीक है ना। T बात समझ में आई। सो बिल्कुल आसान था, बट जब आपके पास वर्कशीट आएगी तो आपके पास ये फॉर्मूले आपके तो ऐसे भी याद हो गए, तो आपके पास रहेगा डाउट कौन सा, कि सर ये सीरीज है कॉम्बिनेशन या पैरेलल है। तो इसे एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स आपका बनवा दूं मैं यहाँ पे, कि चलो यहाँ पे आपने लिख लिया होगा, शायद नहीं लिखा होगा तो पीछे जाके लिख लेना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा दी मैंने और यहाँ पे लगा दिया ब्लॉक, और फिर से एक स्प्रिंग लगा दी और यहाँ पे दीवार, यहाँ पे भी दीवार, और यहाँ पे बीच में मास। तो ये कॉम्बिनेशन आपको कैसा लगता है, सीरीज लगता है या पैरेलल लगता है, ठीक है ना। तो शायद बहुत से लोग बोलेंगे सर सीरीज एक दूसरे के बाद आते हैं, ठीक है ना। सो नहीं, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। क्यों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे क्या है दीवार, यहाँ पे क्या है मास, यहाँ पे क्या है दीवार, यहाँ पे क्या है मास। यानी इस स्प्रिंग के दो एंड कहाँ पे है, एक दीवार को एक मास को, और इस स्प्रिंग के एक मास को और एक दीवार को, यानी दो एंड्स सेम जगह पे है, ठीक है। तो इसलिए पैरेलल हो गया। दूसरा एक सोचने वाली बात, अगर आपने इसे इस तरफ एक खींचा, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक्सटेंशन होगा यल खींचने से, और वहां पे इतना ही कंप्रेशन होगा, यानी एक्सटेंशन, ठीक है ना, यानी चेंज ऑफ लेंथ दोनों में सेम रहेगी। सो आपने देखा पैरेलल में लेंथ एक्सटेंशन सेम रहता है, सीरीज में एक्सटेंशन डिफरेंट रहता है, सीरीज में फोर्स सेम रहता है, ठीक है ना। सो जहाँ पे फोर्स सेम लगे तो वहां पे आपने समझ लेना है कि यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, और जहाँ पे एक्सटेंशन सेम लगे तो आपने समझ लेना है कि यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सो ये जो डिजाइन्स हो गया ना ये कॉम्बिनेशंस की, इसके लिए आपको वर्कशीट में जाके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। शायद पहली बार आपके बहुत से गलत भी हो जाए, पर आपको उसे समझना है, उसे अंडरस्टैंड करना है कि हाँ यार ये तो सीरीज हो गया है, तो पैरेलल हो गया। अगर इस बार आप थोड़ी सी मेहनत कर ले तो आगे जाके रेजिस्टेंस और हमें कैपेसिटर में भी यही सीरीज और कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस पढ़ना है, तो वहाँ पे भी आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाएगी, ठीक है ना। सो ये हो गए हमारे आज के लेक्चर्स, ठीक है ना। छोटा सा था, आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है, वर्कशीट आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तब तक के लिए अच्छे से ख्याल रखना अपना, जल्द मिलेगी, टेक केयर।